अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्टोरीज़ विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माए दरख्शां बाय फातिमा लगारी का एपिसोड नंबर 43 लेकर। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। शाम में अमर पलवाशा के हमरा असवंत के घर चले आए थे। बच्चे ट्यूशन गए हुए थे जबकि असवंत अभी तक ऑफिस ही था, तो वो सीधे गेस्ट रूम में आ गए। अपने पीछे कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो नजरें बेड पर सोई हुई ईशल पर ठेरी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। अलमीरा शायद वहाँ थी। अमर बेड के करीब चले आए थे। ईशल के बराबर में बैठकर नरमी से उसका सोया सोया सा चेहरा देखते गए। मुजाहिद खान ने बताया था कि कल रात बारिश हुई थी और वो तब से ही बुखार में मुब्तला थी। अमर ने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़कर नब्ज देखी, फिर पेशानी पर हाथ रखा। अभी भी हल्का हल्का बुखार था। उन्होंने झुककर उसका माथा चूमा, फिर प्यार से उसके बाल सहलाए। वो शायद कच्ची नींद में थी। अपनायत का एहसास हुआ तो मूंदी मूंदी आंखें खोली। अमर को देखा तो लब मुस्कुराहट में ढल गए। कैसा है मेरा बेटा? बंद खिड़की पर गिरे दबीज पर्दे, साइड टेबल पर जलते मध्यम लैंप्स की रोशनी और धीमी आवाज में उससे इस्तफसार करते अमर। पुरसुकून, ख्वाबनाक, मगर आंसुओं की नमी जैसा नम माहौल। ठीक हूँ। आप मामा बाबा के पास गए थे? उस पर झुके अमर ने कर्ब से उन छोटी आंखों में पिघलती हुई नमी को देखा। हाँ, गया था। उन्हें ईशल का सलाम भी दिया था और फूल भी। दोनों आपको बहुत प्यार दे रहे थे। कह रहे थे हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखना। अमर की उंगलियां आहिस्ता से उसके बालों में हरकत कर रही थी। टिप से एक आंसू उसके रुखसार पर गिरा, फिर गाल भीगते गए, मुंह से सिसकी निकली। ईशल बच्चे, प्यार से उसे पुचकारा गया। मैंने मामा से कहा है कि ईशल उन्हें बहुत मिस करती है, इसलिए वो जल्दी से उठ जाए। डॉक्टर कह रहे हैं वो सारी बातें सुनती हैं। अब तो वो ईशल के लिए जरूर ठीक हो जाएंगी। और बाबा? अमर, बाबा? उसने हिचकी ली। बाबा अल्लाह के पास चले गए हैं, और जो अल्लाह के पास चले जाते हैं उनके लिए बहुत दुआएं करते हैं, रोते थोड़ी हैं। बाबा बहुत अच्छी जगह पर होंगे। उन्हें पता चला कि ईशल उन्हें याद करके रोती है तो बहुत तकलीफ होगी। ईशल खुश होगी तो वहाँ बाबा भी खुश होंगे। हमारी ईशल ठीक होगी तो बाबा भी ठीक होंगे। वो अब आहिस्ता से उसके भीगते रुखसारों से आंसू के निशान मिटा रहे थे। क्या मैं बाबा से कभी नहीं मिल सकूंगी? मिलेंगे ना, हम सब मिलेंगे, लेकिन उनके पास जाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उन जितना अच्छा बनना होगा। ईशल बनेगी ना अपने बाबा की तरह अच्छी? उसने सरत से सर हिलाया। अमर ने मुस्कुराते हुए उसके गाल चूमे। खाना खाया है? अलमीरा ने सूप बनाया था। और दवा ली? इस बार भी सर अस्बात में हिला। अब सो जाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मेरे साथ एबटाबाद चलना, ओके? सच में? अलमीरा भी? वो चहकी थी। अमर ने सर हिला दिया। ठीक होना शर्त है, वरना नहीं लेकर जाऊंगा। वो जल्दी से आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। तरहम भरी निगाहों से उसका रोया रोया सा चेहरा देखते हुए अमर की उंगलियां उसके बालों में सरसराती रहीं। बहुत सालों बाद जब ईशल गहरी नींद में थी, वॉशरूम का दरवाजा खुला। बाहर निकलती अलमीरा उन्हें देखकर ठिठकी। अमर की नजरें पायदान पर ठहरी। उसके पैरों से ऊपर को उठी। सिल्क की ओलिव खुले पांचों वाली शलवार पर हमरंग घुटनों से 1 इंच ऊंची ढीली ढाली कुर्ती नुमा कमीज पहने, नम बालों को सुर्ख तौलियों में समेटकर सर पर टिकाती, ठंड से गुलाबी होता चेहरा लिए यकटक उन्हें देखती अलमीरा उनके लब धीरे से मुस्कुराहट में ढल गए। वो तजबजुब का शिकार हुई। आप कब आए? थोड़ा झिझकी, फिर ठंडे फर्श पर नंगे पैर चलती हुई करीब चली आई। ऐसे मिला करोगी अब? शरारत से आंखें सुकेड़ी। खुद ही कहकर गए थे, आगे पीछे देख लिया करो। उंगलियां मरोड़ते हुए मुंह बसोरा तो अमर हंसे। टांगे समेट कर उसके बैठने की जगह बनाई। वो उनके सामने बेड पर बैठ गई। कैसी हो? उसके आगे हथेली फैलाई। अलमीरा ने अपना हाथ उस मजबूत व मामून हाथ पर रखा। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अब ठीक हुआ हूँ। अमर के हाथ में दबा हुआ उसका हाथ उनके दिल के मकाम पर ठहरा तो वो प्यारा सा मुस्कुराई। अमर ने गहरी नजरों से गाल तक खिंचे हुए आधे तिल को देखा था। अच्छा किया आप आज आ गए। कल बारिश हुई तो ईशल बहुत डर गई थी, तब से बुखार ही नहीं उतर रहा। अभी देखा आपने? हाँ, अभी अभी हल्का है। बहुत डर गई है ये, रो भी रही थी, संभालना मुश्किल हो गया था। और तुम नहीं डरी? उसने नजरें ईशल के चेहरे से हटाकर अमर के चेहरे पर जमाई। चंद पल खामोश रही, फिर सर नफी में हिला दिया। मैं भी डर जाती तो ईश्वर को कौन संभालता? आप नहीं थे तो बहादुर बनना पड़ा। अदीना से मिल आया हूँ मैं, बहुत बेहतर है वो। बगैर किसी जिद के मेरे साथ चलो एबटाबाद। मीरा, मैं तुम दोनों को मजीद अकेला नहीं करना चाहता। जैसे आप कहें, लेकिन मैं क्या सोच रही थी कि
वो अब आलती पालती मार कर बैठी हुई खिसक कर अमर के करीब हुई। मुस्तकिल अपने घर में शिफ्ट होने से पहले खाला और चचा का बंदोबस्त भी करते जाए तो सच कहूँ तो चचा मुझे बिल्कुल तैयार लगते हैं, बस खाला को मनाना होगा। वो जितने जोर से कह रही थी अमर बात सुनकर उसी कदर ठंडे रहे। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें दूसरों की शादियों के बजाय अपनी शादी की फिक्र करनी चाहिए? मेरी शादी अच्छी खासी तो चल रही है, शोहर मेरे इशारों पर है, खुदा ने बेटी भी दे दी है, और क्या चाहिए? अपने इशारों पर चलते हुए शोहर पर जरा नजर करम। सर को खम देकर कहा तो वो हंसी। हंसते हुए सर अमर के कंधे से लगा तो तौलिया जरा सा लुढ़क आया। अमर उसके बालों को तौलिए से रिहाई दिलाने लगे। यार मान जाए ना, दूसरों का भी सोचना चाहिए। चचा को यहाँ तक बुला लिया है, थोड़ा तो आप भी साथ दे दो खाना। बल्कि आप साथ देने के बजाय खालों को घर छोड़ाए थे। बच्चे नहीं हैं वो जो पकड़ कर निकाह करवाओगी। मुजाहिद खान अदीना को राजी कर ले तो मुझे एतराज नहीं। नम तौलिया मेज पर रख दिया था। उसके भीगे हुए बाल अब कंधों और कमर पर बिखरे हुए थे। धुला धुला सा गुलाबी चेहरा उन्हें बहुत प्यारा लगा था। मुझे तो बच्चे ही लगते हैं, आप नहीं थे ना, वरना तमाशे देखते। खाला इतने भर भर कर तंज कर रही होती हैं उन्हें, और चचा उनके आगे भिसते जा रहे होते हैं। हंसते हुए बताया, उनका बनता है। अदीना को मैंने कभी यूं अपने नखरे उठवाते हुए नहीं देखा है ना। दोनों इतने प्यारे लगते हैं, तभी कह रही हूँ निकाह करवा दे दोनों का, फिर घर चलेंगे पक्का। अभी मेरे साथ चलो, जब तक अदीना यहाँ है पलवाशा देख लेगी। वो नमली मीरा चली जाए तो तुम भी बेशक चली जाना। ईशल को अकेली संभालोगी तो थक जाओगी, फिर वो अपनी माँ से भी मिल लेगी। प्यार से उसके बाल सहलाए तो वो बिला तामुल सर हिला गई। खाना खाया आपने? मैंने नहीं खाया, आ जाएं। वो बेड से उतर गई। अमर ने गर्दन घुमाकर गहरी नींद सोई हुई ईशल को देखा, फिर उसका लिहाफ दुरुस्त करके अलमीरा की तकलीद में बेड से उतरे। वो सिंगार आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। उन्हें अपने करीब रुकते हुए देखकर बालों में हरकत करता हुआ हाथ थमा। सवालिया नजरों से उन्हें देखा जो उसकी गर्दन में डली हुई चेन को देखते थे। कहाँ वो अलमीरा जो रोज उंगलियों की अंगूठियां तक बदलती थी, अब जब से ये चेन तोहफे में मिली थी, अमर ने उसके अलावा कोई चेन उसके गले में नहीं देखी थी। मैंने तुम्हें बताया कि पुरहिद्दत नजरों से उसे देखते दरमियान में फासला घटाया तो हेयर ब्रश पर अलमीरा की गिरफ्त सख्त हुई। आंखें बंद कर ली। अमर ने मुस्कुराहट दबाते हुए हिज उठाती उसकी लरसती हुई पलकों को देखा। मैं तुम्हारे लिए वहां खाना छोड़कर आया हूँ, तुमने आंखें क्यों बंद की? उसने पट से आंखें खोली, ठिठकी, फिर बेतहाशा खजलत का शिकार हुई। चेहरा सुबकी से सुर्ख पड़ा। ओह, समझ आने वाले अंदाज में बड़ा सा ओ किया। अलमीरा तेजी से रुख मोड़ गई। आई हेट यू। गाल तप रहे थे। अमर हंस पड़े। प्यारी लग रही हो जाना। उसके नम बालों को होठों से छूकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गए थे। वो साकित सी अपनी जगह खड़ी रही चंद पल, फिर लब शर्मगीन मुस्कुराहट में ढले। आईने में अपना अक्स देखकर आप ही आप मुस्कुराती बाल संवारने लगी। इस्तगाशा के दलाइल, गवाहान के बयानात, फोरेंसिक रिपोर्ट्स और अदालत में पेश किए गए तमाम शवाहिद का जायजा लेने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस्तगाशा मुलजिम शहरियार खान के खिलाफ आयद मुतअद्दिद इल्जामात बिलाशुबा सच साबित करने में कामयाब रहा है। जरताज के कत्ल, गैरकानूनी माली लेन देन और अपनी पहली बीवी असमारा हाशिम के कत्ल के शवाहिद छुपाने और इंसाफ की राह में रुकावट डालने की इल्जामात के मुतालिक सज़ा का तयन करने से कबल अगर मुतासरा फरीक कुछ कहना चाहता है तो ये अदालत उसे मौका देती है। कमराए अदालत में पल भर को अमी खामोशी छा गई। कटहरे में खड़े हुए शहरियार खाली खाली नजरों से लकड़ी के जंगले को तकते थे। एक झटके में सब खत्म हो गया था। बरसों की बनाई गई सल्तनत खाक हो गई। पुष्ट पर लोगों के फेंके गए पत्थरों से आए जख्म अमी भरे भी नहीं थे कि अब उन्हें मौत की सजा सुना दी जाएगी। वो बंद कमरे में सूली लटका दिए जाएंगे, बस इतनी सी सजा। जरताज का कत्ल, गैर कानूनी माली जराइम, कत्ल के शवाहिद छुपाना, कानून इन तमाम जराइम की सजा सुना देगा। मगर मैं जज साहब। कमराए अदालत में छाया सकूत किरची किरची हुआ। ऊंची कुर्सी पर बैठे जज ने गर्दन बाएं तरफ घुमाई तो चबूतरे में अमर को खड़े पाया। 33 साला अमर खान या 7 साला अमर? शहरियार को तो 7 साला अमर नजर आया, मासूम, बेजरर, नम आंखों से बाप को देखता। इस शख्स ने ना सिर्फ मेरी माँ के कत्ल को खुदकुशी बनाया बल्कि उनके किरदार के बखिए उधेड़े। कानून इसकी सजा उन्हें दे देगा, लेकिन मेरी जिंदगी, मेरा बचपन 7 साल की उम्र में बाप ने अपने नाम से महरूम कर दिया। इस शख्स के जिंदा होते हुए भी मैंने यतीमों जैसी जिंदगी गुजारी है। 9 साल की उम्र में माँ की कब्र में माँ के साथ अपना बचपन दफनाया है, सिर्फ इनकी वजह से। लोगों की गालियाँ, लोगों के थप्पड़, वो गलाजत जो मेरे सर उंडेली गई,
जिसमें दौलत के पुजारी वालिदैन अपने बच्चों को धकेल देते हैं। कानून यहाँ खामोश क्यों है? ये आदमी सारी जिंदगी की अय्याशी के बाद 60 साल की उम्र में फांसी में मर जाएगा, मगर अमर का क्या, जो अपने बाप से ज़हनी और जज्बाती तौर पर हरासा होता आया? मेरी माँ, मेरा बचपन, मेरी नींद, मेरा सुकून सब छीनकर ये शख्स बस मौत की सजा पाएगा। उन रातों का हिसाब कौन देगा जब लोग मुझे पत्थर मारते थे, और उन गालियों का जो कानों में शीशा उंडेल देती थी? क्या वाकई सजाए मौत काफी है? जबकि आप जानते हैं, वो बच्चा जिसके सर पर हमेशा बाप का हाथ रहा, अमर कभी उस जैसी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकता। क्या जरूरी है कि कानून से इंसाफ पाने के लिए बच्चों को जख्मों से चूर जिस्म दिखाना पड़े? वो रातें गिनती में क्यों नहीं आती जब वो नींद की गोलियां भागते हैं, वरना दुनिया उन्हें नोचने को तैयार होती है। अमर ने आज से पहले कभी इतने लोगों में अपनी तकलीफ का जिक्र नहीं किया था। अब कर रहा था। अमर अपना हिसाब मांग रहा था। इंतकाम चाहिए था उसे, कि अमर माफ करने वालों में से तो नहीं था। ऐसों को माफ किया जाता है भला? अदालत इन्हें जो सजा देगी मुझे कबूल है जज साहब। ताहम अलमिया ये है कि ये फैसला बाहर दुनिया में मौजूद हर बच्चे की जिंदगी पर असरअंदाज होगा। जरा सी ढील हर उस बाप को शह देगी जिसके दिल में अपने बच्चों के लिए रहम नपेद है। बहुत से बचपन मारे जाएंगे। अदालत उस शख्स को एक बाप के तराजू में तोले तो अंदाजा होगा कि मौत तो उसके लिए नेमत है। बच्चों से उसका बचपन छीनने वालों का इख्तिताम इतना आसान नहीं होना चाहिए। इन वहशी दरिंदों को अबतरनाक सजाएं दी जानी चाहिए, ताकि आइंदा कोई अपनी औलाद पर थूकने से पहले 100 बार सोचे। किसी माँ का हाथ अपनी बेटी पर ना उठे। माँ बाप का तमगा सीने पर सजाकर घिनौने जराइम करने वाले ये लोग जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, इन्हें इंसान समझकर इंसानी सजाएं देना उन बच्चों के साथ जुल्म है जो सारी उम्र अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मारते रहे। कोई मोहब्बत से, कोई इज्जत से महरूम हुआ और कुछ तो जान से मारे गए। उन बच्चों का हिसाब बाकी है जज साहब। कानून किसी एक शख्स के कहने से तो नहीं बदलता। जमाने में जर पकड़ चुकी बुराइयां काटने की हिम्मत हम में तो नहीं है। चबूतरे के पार खड़ा हुआ अमर भी जानता था उसके अल्फाज लोगों के दिल को दहला सकते हैं, मगर बरसों से राइस निजाम बदलने की ताकत उनमें नहीं। इनकलाब कब एक रात में आया है? अदालतें जज्बात में बहकर नहीं, मंतक के पुल पर फोक फोक कर कदम रखकर चलती हैं। उसने अपनी सी कोशिश कर ली थी। अमर अपने इर्द गिर्द बच्चों की आवाज बना था, मगर आगे आगे कौन उठेगा? कौन उन वहशी दरिंदों की गर्दनें दबोचेगा? फरसुदा और गलीज सोच पर कायम व दायम निजाम के सतून कौन हिलाएगा? वो खामोश हुआ तो चंद सातों के सकूत के बाद जज अपना फैसला सुनाने लगा। सुन दिमाग के साथ अमर लकड़ी के जंगले को देखता गया। समाज से जज की आवाज टकरा रही थी, जो दफात पढ़ रहा था, जराइम गिनवा रहा था। अगरचे जरताज के कत्ल का जुर्म इंतहाई संगीन नौयत का है, ताहम इस्तगाशा की जानिब से साबित किए गए जराइम, अदालत में पेश किए गए शवाहिद और इस मुकदमे के तमाम मजमूई हकाइक को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुलजिम शहरियार खान को उम्र कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। दीगर जराइम के लिए सुनाई गई सजाएं बेक वक्त नाफिज अल अमल होगी। शहरियार ने बेयकीनी से जज को देखा। कमराए अदालत में एकदम ही चमगोइयां शुरू हो गई। मेज पर लगते हुए हथौड़े ने वापस सकूत कायम किया। मजीद बार ये बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि मुजरिम शहरियार खान बतौर बाप ऐसे कामों में मुलविस रहे हैं जो बच्चों की जिंदगियां तलपट कर देते हैं और जिनके हवाले से मौजूदा कानून में मुअस्सिर और जामा तहफ़्फ़ुज़ का फकदान है। लिहाजा यह अदालत इस अमर पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए अपने फैसले में यह ऑब्जर्वेशन दर्ज करती है कि वालिदैन के हाथों बच्चों पर होने वाले मुसलसल जहनी, जज्बाती और नफ्सियाती तशद्दुद से मुतालिक कानून साजी की अशद ज़रूरत है। निज़ाम पर लगने वाला पहला पत्थर, बच्चों के लिए लगाया गया पहला नारा, उनके हक में उठी पहली आवाज़, सोए हुए को जगाने के लिए सूर फूंका गया था। अमर ने लब भीजते हुए सर झुकाया। आखिरी कुर्सी पर बैठी हुई अलमीरा के रुखसार भीगते गए। माँ बाप के सितम सहकर, जिंदगी की बदतरीन रातें काट कर उन दोनों ने अंधेर काल कोठरियों में कैद बच्चों की आवाज़ अदालत तक पहुंचा दी थी। उन्होंने अपनी सी कोशिश कर ली थी। आगे अब कौन उठेगा? आप, मैं, हम? बहुत से अमर अभी भी बाप के कदमों तले कुचले जा रहे हैं। घर नामी कैद खानों में कितनी ही अलमीरा सिसकियां दबाना सीख रही हैं। उनकी अंधेर राहें कौन रोशन करेगा? उनके लिए चिराग किसने जलाने हैं? 21वीं सदी तक उनके लिए आसमान से फरिश्ते उतरते हुए तो किसी ने नहीं देखे। सीने में कैद दिल में उनका दर्द जगाना पड़ता है। बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए बच्चों का हाथ थामना पड़ता है। वो हाथ जो ज़माने की सख्तियों से जख्म जख्म हो चुके, वो आंखें जो किसी मसीहा की तलाश में बिनाई खोने को हैं। बच्चे ये कितने मासूम और नाजुक होते हैं। बाब हफ्तम, माए दरक्षा। अब नहीं कोई जबी माए दरक्षा की तरह।
اب کوئی آنکھ نہیں، چشمے غزالہ کی طرح۔ جانے جا میری وفاؤں کا صلہ دوں کہ نہ دوں، کون چاہے گا تمہیں اس دل نادا کی طرح۔ with deafening silence in her voice and tears falling from her eyes, with cracks in her soul and fear in her very core, with simultaneous hope and fright, she asked him amidst the broken cries, when you get to see the monster I hide, would you still choose to stay by my side? With a firm voice and gentle eyes, he held her close, not letting her go. Monsters that you hide are fears in disguise. There rises the bright sun, even after the darkest nights. You are the light that shines so bright, yet unaware of its own might. Even if the night is gloom and the flowers won't bloom, I'll be by your side, holding on you tight, for you are the flame Amon gives his life for, a galaxy for which to form the stars sacrifice their lives for. 23 जनवरी 2026। आज रात एबटाबाद शहर में 10 साल बाद बर्फबारी हुई थी। पीएमए रोड पर दूध जैसी सफेद नरम बर्फ की चादर बिछ गई थी। कॉम सेट्स में हॉस्टलर्स अपने कमरों से निकलकर बाहर की तरफ भागे। सड़कों पर रवा दवा गाड़ियां रोककर लोग खुले आसमान तले बर्फ में भीगने लगे। डीपीओ ऑफिस में सिपाही बरामदे में लकड़ियों पर आग जलाकर सहन में जमी हुई मिट्टी की तह को बर्फ से ढकता हुआ देखते गए। हर नोई, शिमला हिल्स, इलियासी मस्जिद, जैतून प्लाजा, हिल रोड, हर तरफ ईद का समा था। लोग चहक उठे थे। सारा एबटाबाद सफेद रंग में बदलता गया। गलियात में साल की पहली बर्फबारी दिसंबर में हुई थी। अमर तब एबटाबाद में थे। आज जब एबटाबाद में 10 साल बाद उनकी ऑफिस की खिड़की पर नरम बर्फ टूटकर फिसली तो वो अपना सामान समेट रहे थे। जब खावर अमर का सामान गाड़ी में रख रहा था तो बर्फबारी जोर पकड़ चुकी थी। ऑफिस को बंद करके ताला लगा दिया गया था। तवील राहदारियां, भारी बूटों की ये मायूस चाप बहुत याद करने वाली थी। सिपाही सब छोड़कर उन्हें सैल्यूट करने के लिए खड़े हो गए। अलियार का कंधा थपथपाकर उन्होंने पिछली निशित संभाली। लैंड क्रूज डीपीओ ऑफिस से निकलकर एबटाबाद के सफेद होती सड़कों पर दौड़ रही थी। अमर गर्दन घुमाए हुए बर्फ में भीगते हुए एबटाबाद को तकते गए। वो होती तो अपने शहर में बर्फबारी देखकर बहुत खुश होती, नहीं थी तो अब उसे अगली बर्फबारी तक अरमान रहेगा। 1.5 घंटे बाद लैंड क्रूज गलियात के हदूद में दाखिल हुई थी। दूर से नमली मीरा के पहाड़ नजर आने लगे थे। पहाड़ों की चोटियों पर तसलसल से गिरती सफेद नरम हवा राजस्थान के किसी शायर का ख्वाब सा मंजर पेश कर रही थी। पहाड़ी रास्तों पर कई फुट तक बर्फ की तह जमी हुई थी। सब्जा तो अब नजर ही नहीं आया था, बस हर सू सफेद रंग फैला हुआ था। ढलानें बहुत खतरनाक हो गई थी। सियाह बादलों से गिरते हुए बर्फ चश्मे के पानी के साथ बहती जा रही थी। पुल काबिले इस्तेमाल न रहा था। हवेली की तरफ बढ़ती हुई पजारों उस जगह से गुजरी जहाँ बचपन के दोस्त खुश्क लकड़ियों में आग लगाए हुए दायरे में बैठे पश्तों गाना गा रहे थे। गिटार पर छिड़ती हुई धुन और भारी भीगी आवाज में महबूब को पुकारता हुआ शख्स सर पर गिरकर टूटती हुई बर्फ में भीगता गया। उसकी आवाज पहाड़ों में दफन होती गई। बर्फबारी की वजह से फिसलती हुई ढलानों से गुजरती हुई गाड़ी हवेली के मरकजी दरवाजे पर रुकी। चौकीदारों ने सरहद से फाटकनुमा आने दरवाजे खोल दिए। गाड़ी गोल संगी रविश पर दौड़ती हुई अंदरूनी दरवाजे से जरा फासले पर रुकी। मुलाजिम इतला देने को अंदर की तरफ भागे। गाड़ी के मुसलसल चलते वाइपर्स बंद हुए। छत पर गिरती बर्फ शीशों से फिसलने लगी। एक मुलाजिम ने छतरी पकड़े पिजारों की पिछली निशित का दरवाजा खोला। लेदर की सिया हॉर्स बूट लोफर्स बर्फीली जमीन पर टिके। फिर वो सीधे खड़े हो गए थे। छतरी के साए तले आगे बढ़े तो हवेली का अंदरूनी दरवाजा खुला। उन्होंने मुजाहिद खान समेत कई लोगों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। सियाह पैंट पर कत्थे टर्टल नेक स्वेटर और आइवरी पफर जैकेट पहने सर पर गिरती हुई सफेद फवार से लापरवाह अमर मुजाहिद खान से मुआनका कर रहे थे। अदीना कहाँ है? मतलाशी निगाहें शेर दिल जहां आलम से होती हुई अदीना पर टिकी तो अमर शताबी से उनकी तरफ आए थे। उनके शाने पर बाजू फैलाकर उन्हें खुद से लगाया। अकीदत से उनके बालों पर बोसा दिया। मैं आपके लिए बहुत फिक्रमंद था अदीना, तबीयत कैसी है, ठीक है ना आप? बेकरारी से कई सवाल कर डाले। वालिहाने निगाहों से उन्हें देखती हुई अदीना सर अस्बात में हिला गई। अंदर चलें, ठंड हो रही है। अमर अदीना को खुद से लगाए हुए सबके हमरा अंदर चले आए। मतलाशी निगाहें बेचैनी से किसी को ढूंढ रही थीं। उन्हें लगा शायद वो हॉल में होगी, मगर हॉल में सिर्फ जरमीन फुप्पो और दीगर मेहमानों को देखकर शदीद मायूसी का सामना हुआ था। वो जरमीन फुप्पो के आगे झुके। उन्होंने पुश्त पर हाथ फेर कर दुआ दी। बाकियों की खैरियत दरियाफ्त की। बच्चों को प्यार करने तक उनकी बेकरारी में इजाफा हो गया था। खान, चाय पियेंगे या बस खाना लगवाएं? किसी ने दरियाफ्त किया। अमर ने अभी तक बैठना भी गवारा नहीं किया था। मेरी बीवी और ईशल कहाँ हैं? लेज़े झलकता हुआ इस्तराब सबने महसूस किया। ईशल तो सो रही है जबकि अलमीरा ऊपर छत पर है।
जवाब अदीना की तरफ से आया था। अमर अगले ही पल बाहर को लपके लंबे लंबे डग भरते हुए वो छत को जाते हुए हवेली का अगबी जीनों की सिमत आए। तेज रवि से ऊपर को जाते हुए 15-20 जीने दो दो करके फलांगते हुए गए। छत पर कदम रखा तो दूर तक गिरी हुई सफेद बर्फ ने इस्तकबाल किया। मतलाशी निगाहें इर्द गिर्द दौड़ाते वो छत के उस कोने में आए थे जहां वो मिला करते थे। सियाह लोफर सफेद फर्श पर जम गए थे। वो वहीं खड़ी थी, दोनों बाजू रेलिंग पर टिकाए हुए, उदास नजरों से आसमान से गिरती हुई बर्फ को देखती। छत पर लगी हुई जर्द रोशनियों में चमकती दूधिया बर्फ ख्वाबीदा सा माहौल बना रही थी। इससे ज्यादा दिलफरेब अलमीरा के यक ठंडे और लाल होते हुए गाल थे, रुखसार पर साया करती हुई पलकें, साकिन सियाह तिल और कमर पर गिरते हुए बाल। सियाह ऊनी शॉल में लिपटी वो ठंड से हल्का सा कपकपा रही थी। हर सांस के साथ फिजा में धुआं तहलील हो रहा था। कत्थई आंखें बेहद नर्म होती गईं। अमर सुस्त रवि से उसकी तरफ बढ़े, हवा का सर्द झोंका अपने साथ मानूस खुशबू लाया। उसने गहरा सांस भरकर खुशबू को सांस के साथ अंदर उतारा। रेलिंग पर टिके हाथ धीरे से पहलू में गिर गए। वो आहिस्ता से पलटी, अमर के उठते कदम थम गए। वो दोनों यकटक एक दूसरे को तकते गए। उनके दरमियान ढेर सारी बर्फ गिरती जा रही थी, फर जैकेट पर फिसलती, सिया मखमली शॉल से लुढ़कती। अमर सांस रोके हुए उसके ठंडे लाल होते हुए चेहरे को तकते थे। अलमीरा पल के झपकने भूलकर सारा का सारा अमर देखती थी। धड़कने मुंतशिर, आती जाती सांसें बिल्कुल मध्यम। 1.5 माह की जुदाई से थककर मैं सरकारी छुट्टी लेकर आया हूँ। बीवी तो घर आने पर राजी नहीं, गरीब खुद आपके आस्थाने में पनाह लेने चला आया है। उनकी भारी मगर मध्यम आवाज उसके दिल की धड़कन बन गई थी। यक तक उन्हें देखते हुए पता ही नहीं चला कब पलकों पर ठहरा हुआ पानी का शफ्फाफ कतरा रुखसार पर लुढ़क गया। वो नम आंखों से मुस्कुराई। कितनी लंबी छुट्टी? ठिठुरती सर्दी में अपनायत की गरमाई शक्ति आवाज थी। दरख्वास्त 2 माह की दी थी, लेकिन बस 1 माह की इजाजत मिली है। 1 माह में तुम घर आने पर राजी हो जाओगी ना? उनकी नाक पर बर्फ का टुकड़ा गिरा। अलमीरा हंसी, उसकी हंसी नम मगर खनकती हुई। अमर ने सीने में कैद सांस खारिज की तो रूह तक सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। फिर उन्होंने अलमीरा को देखते हुए अपने बाजू वा कर लिए। बहुत सी बर्फ उन दोनों पर गिरती गई। उनके गिर्द बाजू बांधकर उनके सीने में मुंह छुपाते हुए अलमीरा ने आंखें मूंद ली। सर पर गिरती बर्फ से ज्यादा खूबसूरत थी अलमीरा की मौजूदगी। यह ठंड में अमर का साथ गर्म घर जैसा था। आई मिस्ड यू खाना, आई मिस्ड यू सो मच। उनके सीने पर थोड़ी रखकर गर्दन जरा सी पीछे गिराकर आंखों में झांक कर कहा था। अमर लम्हा भर को ठहरे, फिर गहरी मुस्कुराहट मुस्कुराते सरोशारी से उसके गिर्द हिसार तंग कर गए। मिस्ड यू जाना। उसके गाल से अपना गाल मिस किया। चंद सानिये बाद अमर रेलिंग के पार जरा सी जगह पर खड़े उसका हाथ थामे हुए उसे चढ़ने में मदद दे रहे थे। फिर ये तकल्लुफ छोड़ा और दोनों हाथ उसकी कमर में डालकर उसे उठा लिया। वो हल्का सा चीखती हुई आंखें मीच गई। अमर ने मुस्कुराते हुए उसे अपने बराबर में खड़ा किया। मैं गिर जाती तो पूरा 50 केजी वेट है मेरा। बस शर्म तो नहीं आ रही फखर से बताते हुए? अलमीरा नाक सुकेड़ कर मुंह बसोर गई। वो दोनों टांगे लटका कर बैठ गए थे। हद निगाह तक फैले हुए घरों की छतें और दरख्तों की टहनियां बर्फ में ढकती जा रही थी। अलमीरा आसमान से गिरती हुई बर्फ के जोहर देख रही थी और अमर उसे। फुर्सत से मबहूत होकर वो उन थोड़े दिनों में मजीद प्यारी हो गई थी। शायद साफ सुथरी आबो हवा का असर था या नया नया दरियाफ्त शुदा कोई जज्बा। बस वो उन्हें बहुत प्यारी लगी थी, इतनी कि उसके हाथ की उंगलियों से अपनी उंगलियों के दरमियान खला पुर किया और इतनी कि उसके शाने पर बाजू फैलाकर उसका सर अपने कंधे पर रखा। प्यारी क्यों होती जा रही हो? अंगूठे से उसके हाथ की पुष्ट सहलाई। अलमीरा मगरूर सा मुस्कुराई। आपका हुस्ने नजर जोज जी, वरना हुस्ना चची कह रही थी कि बिल्कुल मुरझा गई हो। और जरमी ने फुप्पो पता है क्या कह रही थी? उनके कंधे पर रखा हुआ सर जरा सा उठाकर उनकी आंखों में झांका। क्या कह रही थी? फरीफ्ता निगाहों ने उसके चेहरे के हर हर नक्श को छुआ। खान की बीवी नहीं बेवा लग रही हो। ये क्या बात हुई भला? खफगी से मुंह बसोरा अमर कहका लगाकर हंस पड़े। मुझे इतना बुरा लगा, कह रही थी नहीं नहीं दुल्हन हो, कुछ तो बनाओ सिंगार करो। भाई मेरी मर्जी, मेरा दिल करेगा तो मैं हो जाऊंगी तैयार, उन्हें क्या मसला है। अब देखिएगा सुबह कैसा तैयार होती हूँ मैं, आपके साथ खड़ी होकर पूछूंगी कि बताएं अब लग रही हो ना इनकी दुल्हन। भरपूर मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए उसके इरादे सुनते हैं अमर उसके बालों पर गिरती हुई बर्फ हटाने लगे। हाथ पर क्या हुआ है? सारे वक्त में वो अब उनके बाएं हाथ की तरफ मुतवज्जा हुई जिस पर सफेद पट्टी बंधी थी। छुट्टी पर जाने से पहले आखिरी ऑपरेशन थोड़ा क्रिटिकल था, उसी में चोट आई है। अलमीरा ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा, सफेद पट्टी पर उंगलियां फेरते हुए झुककर अकीदत से उस पर अपने होंठ रखे, फिर उनका हाथ अपने रुखसार पर जमाया। अपने हाथों का ख्याल रखा करें,
मुझे ये हाथ बहुत पसंद है। वो रुकी, ठहर कर उनकी आंखों में झांका। अपना भी ख्याल रखा करें, मुझे सारा का सारा अमर बहुत पसंद है। अमर मबहूत होकर उसे देखे गए। उसकी आंखों में झलकता हुआ उनका अक्स जरनिगार रोशनी में बहुत ही आया था। उसकी भारी होती खमदाल परकें, चेहरे पर छाए हुए नरम गरम से तासुर और ठंड से लाल होते हुए रुखसार जिन पर बर्फ की नमी ठहरी हुई थी, उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता था। अमर के दिल ने कहा था, इस मंजर से ज्यादा हसीन कुछ हो ही नहीं सकता था। आज तुम मुझे बेईमान करवाओगी मीरा। वो नजरों का इर्तिकाज बदल गए। इससे कबल के दिल वाकई बेईमानी पर उतर आता। अलमीरा गहरी नजरों से उन्हें देखे गई। अमर अब मुकम्मल तौर पर नजरों के सामने गिरती हुई बर्फ की तरफ मुतवज्जा थे। उनके कान लाल हो रहे थे और चेहरा भी। फिर किसी ख्याल के तहत कोई इरादा बांधकर, मोहब्बत में मुब्तला होकर, जज्बात में बहकर, अलमीरा ने आहिस्ता से अमर के हाथ की पुश्त पर उभरी हुई रगों को यूं छेड़ा जैसे गिटार के तारों पर कोई साज। अमर की नजरें उसके हाथ पर टिकी, फिर ऊपर को उठती उन गजाली आंखों से उलझी। मुझे गजरे चाहिए। इस कदर ठंड में भी उसे अपने गाल तपते हुए महसूस हुए। अमर दम्बा खुद रह गए। अलमीरा ने आहिस्ता से स्वेटर की आस्तीन सरकाकर अपनी कलाई अमर के आगे की। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन निशानों को फूलों से सजने से पहले मोहब्बत के मरहम की जरूरत है। देंगे? जिसे आप बेईमानी कह रहे हैं, मेरी लुगत में उसका मतलब मोहब्बत, एतमाद और कंफर्ट निकलता है। मुझे सब चाहिए। अमर देख रहे थे उसकी लरजती हुई पलकों को, धीरे धीरे कंधारी पड़ते गालों को और तजबजुब से नीमवा होकर बंद होते हुए होठों को। वो महसूस कर रहे थे अपनी धड़कनों को मुंतशिर होना। आप मना कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप वक्त ले सकते हैं। वो अब हाथ बाहम मिलाए सर झुकाए बैठी थी, यूं कि अमर की निगाहें उसके बालों की मांग पर टिकी। कितनी ही बर्फ गिरती गई, उन्होंने कुछ कहा न अलमीरा ने सुना। देखते गालों से सांसों को बेहमवार होते हुए महसूस करती, जवाब की मुंतजिर रही, मगर इंतजार तवील हुआ, बहुत तवील। वो लब दांतों में दबाती हुई आंखें मीच गई। अमर खाना। सर उठाकर उनकी आंखों में झांका तो अल्फाज बिखरने लगे। वह बेयकीन थे, हैरान या शायद मुस्तरब, समझने की कोशिश कर रहे थे कि यह उनकी बात का नतीजा था या उसके दिल का फैसला। आई लव यू। लोफर्स पर बर्फ टूट कर ना गिरती तो अमर ख्वाब कहकर सर झटकते, वरना ख्याल तसव्वुर करके खुद को झड़कते। अब तो यूं था कि मंजर हर धुन से पाक, दूध जैसी सफ़ेद बर्फ इर्द गिर्द गिरती जा रही थी और वो गजाली आंखें, गुलनार चेहरा सरापा इम्तिहान बन बैठा था। आई लव यू सो मच। हमेशा से, बचपन से। मोहब्बत, उनसियत, चाहत, अकीदत, एहतराम, एतमाद, एसार, हक, तमाम रवा जज्बात को 3 अल्फाज के कोजे में बंद किया तो लगा उस एक लम्हे से भी इंसाफ नहीं हुआ जब उनको सोचा, उन्हें चाहा। अलमीरा कश्म में मुब्तला उनकी खामोशी से उलझती। अमर पे हुए इंकशाफात पर मुतहर और बेयकीन थे। कुछ तो कहें, इनकार ही कर दें। वो रोने को तैयार हुई। आसमान से गिरती बर्फ उसके घनवर पलकों पर ठहरी, फिर फिसल कर रुखसारों से लुढ़कती हुई गोद में गिर गई। अब जो इनकार करूं तो फरिश्ता ना कहलाऊं मीरा। ये कुफराने नेमत मैं तो नहीं करने वाला। अमर बाया हाथ उसके चेहरे पर टिकाते हुए बहुत आहिस्तगी से उसके रुखसार पर झुक गए थे। नरम सी बर्फ सियाह बालों पर गिरी, फिर सर से फिसलती हुई गर्दन को छूते हुए जैकेट से फिसलती गई। सर्द हवा के झोंके पर शॉल के ऊपर गिरते हुए नम वेवी बाल जरा से लहराए। ठंड से वो हल्का सा कसमसाई। अमर ने मखमूर निगाहों से उसकी आंखों में झांका। तुमसे ज्यादा हसीन कोई नहीं, तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा अनमोल कुछ नहीं मेरा। अब के वो अकीदत से उसकी पेशानी पर लब रख गए थे। अलमीरा मोहम से मुस्कुराते हुए आंखें मूंद गई। चाहे जाने का एहसास बेहद खूबसूरत था, फिर अमर का चाहना, उसे अपनी किस्मत पर रश्क आया, बेहद। और आप मुझे बस ऐसे तड़खाएंगे? मुझे सिखाकर आपने खुद इजहार मोहब्बत को अना का मसला। मजीद कुछ कहने की मोहलत ही ना दी गई थी। बादलों से टूट कर गिरती हुई बर्फ ने यकदम ही इस कदर शिद्दत पकड़ी कि छत पर बैठे हुए वो 2 लोग धुंधला गए। उस रात बर्फबारी फजर तक जारी रही थी। गुज़िश्ता रात हुई बर्फबारी की वजह से मुलाजिम पिछले 2 घंटे से बाग और हवेली के संगी रास्तों पर से बर्फ की तह हटाने में मसरूफ थे। हवेली के अंदर भी मामूल से हटकर गहमा गहमी महसूस हो रही थी। अमर की आमद की खबर सुनकर कल रात से ही हमा हमी मची हुई थी। अब भी अमर तो गायब थे, मगर उनके नाम पर हवेली में चहल पहल जारी थी। हॉल में शेरदिल आतिशदान में खुश्क लकड़ियां डाल रहा था। जरमीन फुप्पो और अदीना सोफों पर बैठे हुए
गुफ्तो शनेद में मसरूफ थे, जहां आलम और मुजाहिद भी ज़मीनों का कोई किस्सा छेड़े बैठे थे। किचन में मुलाजिम नाश्ते की तैयारियों में मसरूफ थे। बाकी मेहमान भी यहीं कहीं कोनों खुदरों में मिल ही जाने थे। रोशन राहदारियां पार करके गोल जीने चढ़कर ऊपर अलमीरा के कमरे में वो बेड पर लेटी हुई लिहाफ में लिपटी गहरी नींद में थी। जब अलमीरा कमरे का दरवाजा धकेल कर अंदर चली आई, मेहरून प्लाजो पर हम रंग टकनों से जरा सा ऊपर तक आती हुई कामदार सिल्क फ्रॉक में मलबूस, जिसके बाजू शेफून के थे, बालों को नीचे से कर्ल करके कमर पर गिराए हुए निखरी निखरी सी अलमीरा, पैरों में चेरी रेड फ्लेट मेरी जीन्स थे, हम रंग भारी दुपट्टा कंधे पर टिका था, कलाई पर छोटे छोटे पहाड़ी फूलों का ब्रेसलेट बंधा था। अमर फजर पढ़ने गए थे तो वापसी में फूल तोड़ कर लाए थे, फिर पास बिठाकर ब्रेसलेट बनाकर पहनाया था। लबों पर महूम से मुस्कुराहट सजाए हुए उसने खिड़की पर गिरे हुए पर्दे हटाए, बत्तियां रोशन की, फिर बेड की तरफ चली आई। बेड के किनारे पर टिक कर उसके चेहरे से लिहाफ हटाया तो ईशल कसमसाई। सुबह बखेर, खुशगवारी से कहते हुए उसके चेहरे पर आए हुए बाल हटाए। सोने दे अलमीरा। ईशल ने वापस लिहाफ मुंह तक खींच लिया। ईशल, अमर आए हैं। उसने पट से आंखें खोली, लिहाफ हटाकर फौरन उठ बैठी। कहाँ है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? अभी चलते हैं उनके पास, पहले आप फ्रेश हो जाएं, लेकिन इससे भी पहले मेरा मॉर्निंग हग। उसने आंखें सुकेड़ी तो ईशल लाड से दोनों बाहें अलमीरा की गर्दन में डालकर उससे लिपट गई थी। अलमीरा ने प्यार से उसके बालों पर बोसा दिया, फिर उसे बेड से उतारकर उसका हाथ थामे में वॉशरूम तक लाई। वॉशरूम का दरवाजा बंद हुआ तो वो वार्डरोब से उसके कपड़े निकालने लगी। कुछ देर बाद वो ईशल को सिंगार मेज के स्टूल पर बिठाए हुए उसके बाल बना रही थी। दोनों अतराफ से ट्विस्ट बनाकर बालों में क्लिप लगाए, फिर उसे जूते पहनाए। भरपूर निगाह उस पर डाली जो प्लम फ्रॉक में बहुत मासूम लगी। अलमीरा उसका हाथ थामे हुए उसे अपने कमरे तक लाई। दरवाजे पर दस्तक देकर दरवाजा धकेला। शाही कमरा खाली था। दोनों ड्रेसिंग रूम की सिमत बढ़ी, अब भी दस्तक देकर जरा ठहरी, फिर दरवाजा धकेल कर अंदर झांका। हम आ जाएं सरदार जी। सिंगार आईने के सामने खड़े होकर बाल बनाते हुए अमर ने गर्दन घुमाकर उन्हें देखा। नजरें अलमीरा से फिसलती हुई ईशल पर टिकी, जो अमर की सदा लगाती हुई उससे हाथ छुड़वाकर उनकी तरफ भागी थी। अमर पंजों के बल नीचे बैठे तो वो उनकी गर्दन में बाहें डालकर झुक गई। कैसा है मेरा बेटा? प्यार से उसके गाल चूमे, फिर माथा। बिल्कुल ठीक, आपने आने में इतने दिन लगा दिए। दरवाजे पर अस्तादा अलमीरा मोहब्बत भरी निगाहों से उन्हें देखती गई। सफेद शलवार कमीज में मलबूस, सियाह वेस्ट कोट पहने, पैरों में सियाह खेड़ी, कलाई में सिल्वर घड़ी और आस्तीन फोल्ड किए, महंगे तरीन परफ्यूम में नहाया ये शख्स दिन ब दिन मजीद हैंडसम होता जा रहा था, या अलमीरा को लग रहा था। मैं ईशल के लिए चॉकलेट्स लाया हूँ, उसकी बुक्स और टॉयज भी। अलमीरा उनकी बातें सुनती इब्तिदाई तभी इमदाद का डब्बा उठा लाई थी। अमर ईशल को गोद में लिए हुए सोफे पर बैठे तो उसने उनके सामने फ्लोर कुशन रखकर अपनी जगह संभाली। हाथ बढ़ाकर उनका बायां हाथ थामा, फिर पट्टी खोलने लगी। आपको चोट लगी है? ईशल फिक्रमंद हुई। मामूली सी। कोई मामूली नहीं है, हीरो ना बने। अलमीरा उन्हें घुड़क कर अब जख्म साफ कर रही थी। अमर, मैं आपको एक बात बताऊं? ईशल उनके कान में घुसी। उसकी बात सुनते अमर महबूबाना नजरों से सामने बैठी हुई अलमीरा को देखते गए, जो अब जख्म पर मरहम रख रही थी। आज उसने बहुत दिल लगाकर एहतमाम किया था। अमर का यूं बिना पलक झपकते उसे देखना बनता था। अमर, मेरी बात सुने। उनकी तवज्जो ना पाकर ईशल ने कंधा हिलाया तो वो सरट से सर हिला गए। मैं भी एक बात बताऊं? अब वो ईशल के कान पर झुके। अलमीरा ने किनातोज नजरों से दोनों को देखा, जो जाने कौन से राज नियाज कर रहे थे। अलमीरा, वो अमर के हाथ पर पट्टी बांध रही थी जब ईशल ने पुकारा। जी बच्चे। सर उठाकर उसे देखा। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। लम्हा भर को उसकी नजरें अमर से मिली। वो उल्फत से उसे ही देख रहे थे। उसके गालों पर लाली बिखर गई। लम दांतों में दबाकर मुस्कुराहट छुपाई। थैंक यू। सर को खम देकर वो वापस पट्टी की तरफ मतवज्जा हो गई। ताहम अब जाने क्यों लबों पर शर्मगीन मुस्कुराहट थी और दिल चीख मारने को कहता था। चले जी, हो गई आपकी पट्टी। वो डब्बा उठाकर खड़ी हो गई। डब्बा रख कर कबर्ड से अमर की पकोल निकाली। उसने 20 पकोल उनकी तरफ बढ़ाई तो अमर ने हाथ के बजाय सर जरा सा आगे को झुकाया। अलमीरा ने पेट में तितलियां सी उड़ते महसूस करते पकोल अमर के सर पर टिकाई। मुझे भी चाहिए ये। जल्द ही वही पकोल ईशल के सर पर थी। अब हम नीचे चलें? ईशल, आपने नाश्ता कर लिया? अमर उसे गोद में लिए हुए खड़े हो गए। नहीं, अब मैं देर से करती हूँ। लेकिन अब मेरी जल्दी नाश्ता करने की आदत बन गई है। सुबह सुबह इतनी तेज भूख लगती है, खाना किचन तक जाते जाते हालत हो जाती है। वो तीनों बातें करते हुए कमरे से निकलकर जीने उतर आए थे। हॉल में दाखिल हुए तो सबकी नजरें उन तीनों पर ठहरी। कितनों के मुंह से बेसाख्ता माशाल्लाह निकला था।
रस्मी अलग के बाद अलमीरा ने मुजाहिद खान के बराबर में जगह संभाली, जबकि अमर ईशल के साथ शेरदिल के बराबर में बैठ गए। दूसरे सोफे पर अदीना थी। आपको ईशल ने बताया हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। यह हादसा कैसे हुआ ईशल? ईशल उन्हें तफसील देने लगी। बीच बीच में शेरदिल टोकता रहता। उनकी गुफ्तगू चल निकली थी तो मुजाहिद खान अलमीरा की तरफ मुतवज्जा हुए, जो गोद में रखे हुए हाथों से खेल रही थी। उड़ती उड़ती खबर सुनी थी मैंने कि अमर के आने से अलमीरा के चेहरे पर रौनक आ जाती है। आज देख भी लिया। वो झेप गई। ना करें चचा। मुजाहिद खान महजूज सा हंसे। नजरें उसकी कलाई पर जमी तो लम्हा भर को थम गए। अलमीरा को निशान छुपाते तो उन्होंने भी देखा था। आज उन निशानों पर फूल देखे तो दिल अजीब से एहसास में घिर गया। खाना ने बना कर दिया है, कैसा है? उनकी नजरें कलाई पर महसूस करते हुए तफसील सुनाई। बहुत खूबसूरत। ये कलाई हमेशा ऐसे ही फूलों से सजी रहे। फर्द जज्बात में उसके बालों पर बोसा दिया। वो सरोशारी से मुस्कुराई। तुम्हारी खुशियां दायमी रहे अलमीरा। खुदा मेरी बेटी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। उसके सर पर हाथ रखा। और उन्हें भी? शेरदिल से बात करते हुए अमर की तरफ इशारा हुआ तो मुजाहिद हंस पड़े। खानम नाश्ता तैयार है। मुलाजमा ने अंदर आकर उसे इतला दी तो वो खड़ी हो गई। आप लोग आ जाएं, मैं नाश्ता लगवा रही हूँ। उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता सब हॉल से निकलते गए। नाश्ता बहुत खुशगवार माहौल में हुआ। चाय के बाद मर्द हजरात बाहर निकल गए थे। अमर ईशल को भी ले गए थे। अलमीरा ख्वातीन के साथ हॉल में बैठ गई। उस दिन घर के मर्द दोपहर में खाने के लिए भी नहीं आए थे। शाम की चाय के लिए जब सब बाग में इकट्ठे हुए तो अदीना से बात करती हुई अलमीरा की निगाह दूर से भागकर आते हुए ईशल पर टिकी। उसके पीछे अमर थे, मुजाहिद खान, शेरदिल और बाकी लोग। सियाह बालों की पोनी लहराती हुई वो दौड़कर अलमीरा की गर्दन से झूल गई थी। मैं अमर के साथ गांव गई थी। वहाँ इतने सारे बच्चे थे और हमने दुम वक्त भी खाया। इतना मजे किए हमने। फूली सांसों के साथ तेज तेज बोलती गई। अलमीरा ने मुस्कुराते हुए उसके गाल खींचे। सब अकेले अकेले, मुझे क्यों नहीं बुलाया? आप आई ही नहीं। बाहर इतनी ज्यादा बर्फ है। आपको पता है शेरदिल लाला फिसलने लगे थे और हमने स्नो भी बनाया। अलमीरा के बराबर में बरासमान होकर वो सारे दिन की रोदात सुनाने लगी। अलमीरा ने ईशल की बात सुनते हुए मुतबस्सम निगाहों से सामने देखा, जहां अमर निश्चित संभाल रहे थे। माहौल से कुछ देर पहले की बेतकल्लुफी जाती रही। सब कदरे मोहतात हो गए। चेहरे पर संजीदगी आ गई। मुलाजमाएं आने वालों के लिए चाय बनाने लगी। इस दौरान ख्वातीन इशारों किनारों में अदीना को ठोका देती, मगर वो बिल्कुल खामोश, लापरवाह, जैसे समझ ही ना पाई हो कि कौन सा पैगाम आगे पहुंचाने की गुजारिश हो रही है। आप इजाज़त दें तो हम शादी की तकरीबात शुरू करना चाहते हैं खान। एक उमर रसीदा खातून ने हिम्मत बांध कर कह ही दिया। किसकी शादी? चाय का घूंट भरा गया। गहरी नजरों से अलमीरा को देखा, जो लबों पर मुस्कान सजाए हुए ईशल के बालों से खेलती हुई उससे सारे दिन की अहवाल ले रही थी। मेहरून जोड़े में नमली मेरा के सब्जे जैसी निखरी और खूबसूरत अलमीरा। आपकी और अलमीरा खानम की। अमर के माथे पर शिकन पड़ी। अलमीरा झटकी। निकाह के बाद रुखसती भी हालात के नजर हो गई। आप खानदान के बड़े हैं, कबीले के सरदार, लिहाजा तकाजा यही है कि इस बार ओहदे और रुतबे का ख्याल करते हुए धूमधाम से तमाम तकरीबात किए जाएं। वलीमा तो करना ही है। अब की बार जरमी ने फुप्पो ने बात डाली। ओहदा और रुतबा बेजा तकरीबात में असराफ की इजाज़त नहीं देता। अलबत्ता ये बात भी दुरुस्त है कि वलीमा तो करना है। कैसे और कब करना है ये मैं और मेरी बीवी तय कर लेंगे। चाय का खाली कप फ्रिज में रखा। अलमीरा साकित नजरों से उन्हें देखे गई। वो हमेशा उसे मौत पर ठहराते थे। जहां मर्द सरबराही का तमगा सीने पर सजाए हुए बस फैसला सुना देते थे, अमर वहां भी उसकी इजाजत, उसका ख्याल जरूर पेश नजर रखते थे। खान, बहुत अरसे बाद सब इकट्ठे हुए हैं। दोबारा जाने कब हो। बेहतर यही है कि इन्हीं दिनों ये फर्ज भी अदा कर लिया जाए। अमर के इनकार के बावजूद कोई एतराज करने की जरूरत कर सकता था तो वो अलमीरा के बाद अदीना ही थी। कोहनी सोफे के हत्थे पर टिकाए बंद मुट्ठी से होठों पर उमड़ती हुई मुस्कुराहट छुपाते हुए मुजाहिद खान ने महजूज निगाहों से उन्हें देखा। ये औरत अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। सब इकट्ठे हो ही गए हैं तो हम आपका फर्ज भी अदा कर लेते हैं अदीना। सोफे के हत्थे पर रखी हुई कोहनी एकदम ही यूं फिसली कि मुजाहिद खान खुद तो गड़बड़ाई ही। अमर ने भी गर्दन घुमाकर एक निगाह उन पर डाली। सबकी नजरों का मरकज बनती अदीना का चेहरा सुर्ख पड़ा। भांजे से ऐसी बेबाकी की उम्मीद ना थी। ये बात तो बंद कमरों में किसी पैगाम रसा के हाथ कहलाई जाती है। यूं बाग में इतने लोगों के बीच, और वो भी सामने बैठे थे। मुजाहिद खान तैयार लगते हैं। आप मुझे अपना फैसला सुना दें तो शादी की तैयारी शुरू करते हैं। जो भी तकरीबात करनी हो, जितने अरमान हो, सब पूरे कर लें। अलमीरा ने अपने बाजू में दबकर
बैठी हुई ईशल के सर पर थोड़ी टिकाकर चेहरे के साथ मुस्कुराहट भी छुपाई थी। अमर उसी नरम खोई से कहते गए, आपको इनकार का हक है, दिल न माने तो बात खत्म की जा सकती है अदीना। हम सब आपसे इकरार नहीं, आपकी मर्जी पूछ रहे हैं। आप कल जवाब दे सकती हैं, वरना जब दिल करे मुझे या मीरा खानम को बता दीजिएगा। वो रुके तो लम्हा भर को हर शय थमी। ईशल मासूमियत से उन्हें देखती गई, जो इतने लोगों में इस कदर धीमा मगर मौदूब सा बोल रहे थे कि सब बस उन्हें ही सुनते थे। अलमीरा तो इस अदा पर पहले दिन से मर मिटी थी। मुजाहिद खान वापस सोफे के हत्थे पर कोहनी जमाने में कामयाब रहे। अदीना के सर पर जमा रेशमी दुपट्टा दोनों अतराफ से उनके चेहरे को छू रहा था। वो गुंग बैठी थी, थोड़ी घबराई हुई, कुछ हैरान और बेयकीन। बहुत से लम्हात खामोशी से सरके, फिर सारा बाग उस जवाब पर चहक उठा। जैसा आपको मुनासिब लगे, निकाह की तारीख आप तय कर ले। मुजाहिद खान कब से सीने में रोकी सांस खारिज करके गर्दन पीछे को गिरा गए थे। अलमीरा ने बहुत मुश्किल से खुद को चीखने से बाज रखा था। अदीना निशिश छोड़ चुकी थी। कितनी ही गर्दनों ने घूमकर उन्हें छोटे छोटे कदम उठाते हुए हवेली के अंदरूनी जानिब जाते हुए देखा। उनका कत्थे रेशमी दुपट्टा हवा के जोर से सर से फिसलता हुआ जा रहा था। आज जुमा है, अगले जुमा निकाह कर लें? अमर की नजरें इज्तिमाई तौर पर सबसे पूछ रही थी। मुजाहिद खान को जाने क्यों लगा सवाल उनसे हुआ है। जरूर, मुझे एतराज नहीं। आपसे पूछ रहा हूँ, इतनी कम मुद्दत में तैयारियां हो जाएंगी? ख्वातीन को मुतवज्जा करके बात पर जोर दिया तो शेरदिल की हंसी छूट गई। मुजाहिद खान मुंह बसोर कर रह गए। जी खान, तैयारियां हो जाएंगी, हम अभी से शुरू कर लेती हैं। मेहंदी की रस्म पीर को कर लेते हैं और दीगर रसूमात निकाह के बाद निपटा लेंगे। हवेली से बाहर कोई भी काम हो, शेरदिल और जहां आलम से कह दीजिएगा। खरीदारी के लिए भी इन्हीं को साथ ले जाइएगा। तकरीबात के लिए जगह, डेकोरेशन, खाने का इंतजाम और मेहमानों को तुम लोग देख लेना। गर्दन दाएं तरफ घुमाकर अपने हम उम्र मर्दों से मुखातिब हुए। जी खान, हो जाएगा। असराफ से इस्तराब बरतें तो अच्छा है, बाकी किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं। जैसा दिल करता है इंतजाम कर लें, गांव में भी खबर पहुंचा दें। कोई मसला हो तो अलमीरा खानम से कह दीजिएगा, मुझ तक पहुंचा देंगी। आवाज और लहजा आखिर तक आते आते इस कदर नरम हुआ था जो सबने महसूस किया था। अमर मुतबस्सम निगाह उस पर डालकर उसके बराबर से गुजर गए और अलमीरा लब दांतों में दबाए हुए मुस्कुराहट दबाती उनके पुष्ट देखती रही। उस कुशादा पुष्ट पर गिरी भूरी शोल, ये ऊंचा लंबा मर्द। तुमने देखा ये मेरे साथ कैसा रवैया रखता है, फिर शिकायत के आप अलमीरा को ज्यादा तवज्जो देते हैं। भिन्नाई में मुजाहिद खान उसके बराबर में बैठे। कोई मसला हो तो अलमीरा खानम से कह दीजिएगा। उफ चचा उफ। वो आंखें मीचती हुई खिलखिलाकर हंसी थी। तुम्हें मेरा दुख नजर नहीं आ रहा? उन्हें सदमा लगा। वो कह गए हैं कि उन तक रसाई बस अलमीरा के जरिए ही हासिल की जा सकती है। आपने ये सुना? गुलाबी गाल, गहरी मुस्कुराहट मुस्कुराने से छोटी पड़ती हुई गजाली आंखें और गाल तक खिंचा हुआ तिल। तुम्हारे वली में से इनकार करके गया है, तुमने उस पर गौर किया है? नहीं, उन्होंने कहा है कि मेरी बात भी सुनी जाएगी, मेरी मर्जी जानेंगे वो। चाचा, मुझे चीखना है। वो खुशी संभालने के चक्कर में बेहाल होती हंसी थी। गलत कहता है अमर कि चचा की चमची हो तुम। तुम्हें अपने शोहर के अलावा कुछ नहीं दिखता अलमीरा, कोई नहीं। मुजाहिद खान तब गए थे। अलमीरा अपनी खुशी में उनका गम न देख पाई थी, बस अमर की बातें दोहराती लाल गुलाबी होती गई। उसके मोबाइल पर गेम खेलती हुई ईशल कभी कभार सर उठाकर उसे देखती, फिर वापस मोबाइल पर लग जाती। अमर के जाते ही माहौल की कुशीदगी जाहिल हुई। एकदम से आवाजों का तूफान उठा, हवेली भर की जुगनुओं में जगमगाई और शादी के शादियाने बज उठे। मुजाहिद खान और अदीना हाशिम की शादी। हवेली में हर बंग मच गई थी। बच्चे बच्चे की जबान पर यही था, भाग दौड़ियां लगा रखी थी जैसे निकाह कल ही हो। ख्वातीन बेटियों को आवाजें दे रही थी। लड़कों का एक पाँव बाहर एक अंदर था। मुलाजिम अलग बौखलाई बौखलाई से फिर रहे थे। अदीना कमरे में थी तो उन्हें भी हॉल में घसीट लिया गया। मुजाहिद खान तो खुद कमर पर हाथ बांधे इंतजामात के लिए अहकामात झाड़ रहे थे। इस सारे शोर शराबे से दूर पुररौनक राहदारियों से गुजर के गोल जीने अबूर करके ऊपर की मंजिल में सन्नाटा था। अमर रात के खाने के लिए नीचे आए थे, फिर ईशर को सुलाने चले गए थे और अब अपने कमरे में बंद थे। अलमीरा रात के 2 बजे भी ख्वातीन की महफिल बर्खास्त होने की कोई आसार ना देखकर नींद का कहकर वहां से उठ आई थी। जीने चढ़कर पहले ईशर के कमरे में गई, उसकी तरफ से तसल्ली करके अपने कमरे का दरवाजा धकेला। कमरा हीटर की हिद्दत से गर्म हो रहा था। शाही बेड की चादर सिमटी हुई थी और बेड के बगल में मेजों पर सेंटेड कैंडल्स जल रही थी। दरवाजा बंद करते नजर उन पर पड़ी जो सोफे पर बैठे किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने बीच ट्राउजर पर नेवी ब्लू बटन डाउन कॉलर कार्डिगन जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी गिरेबान से सफेद टी शर्ट झलक रही थी। आहट पर सर उठाकर उसे देखा, लब मुस्कुराहट में ढल गए।
अलमीरा ने रेशमी दुपट्टा उतारकर बेड पर फेंका। कानों से झुमके, कलाइयों से ब्रेसलेट, बालों से क्लिप निकालकर मेज पर रख दी गई। चेरी रेड फ्लेट मेरी जीन्स उतारकर नंगे पांव चलती हुई सोफे की तरफ बढ़ी। उसके करीब आने पर अमर ने किताब बंद करके मेज पर रखी। शगुफ्तगी से उसे देखते हुए बाजू वाक किए। अलमीरा पांव ऊपर करके सोफे पर बैठकर उनके हिसार में सिमट गई। सर अमर के सीने पर रखकर गहरी सांस ली तो सारे दिन की थकन उतर गई। क्या हाल है ड्रामे? तबीयत सेहत सब ठीक? प्यार से उसके बाल सहलाए। सब ठीक, बल्कि बहुत ठीक। मुझे तो नहीं लग रहा। कहाँ 12 बजे नींद में झूल रही होती थी, अब आप कमरे में ही 2 बजे कदम रंजा फरमा रही हैं। खुद ही कह गए थे कोई मसला हो तो अलमीरा खानम से कह दीजिएगा, वही मसले निपटा रही थी। वो उनके कार्डिगन पर बने हुए लोगों पर उंगलियां फेरने लगी। मैंने हल करने को नहीं कहा था, मुझे तो यही लगा था फिर हर 2 मिनट बाद जोजा का दीदार नसीब होगा। यहाँ तो पिछले 4 घंटों से दरवाजे पर नजरें जमाए बैठा हूँ। अरमान से कहा तो वो इतराई। मिस कर रहे थे आप मुझे? थोड़ा थोड़ा, शरारत से कहते हुए उसकी कनपट्टी चूमी। ठीक है, जब ज्यादा करेंगे तो तब आऊंगी। उनकी हिसार से निकलने लगी, मगर वो उस सरहद से वापस खुद पर लगा चुके थे। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हुक्म करें। आगे पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है? वो जो मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए कुछ अच्छा सुनने की उम्मीद में थी, जहर का घोट भर कर रह गई। मुझे नींद आ रही है। मेरा हानजादे। उसने मुंह बसोर लिया। चंद पल खामोशी से उनकी गर्दन के उभरती हुई गिल्टी को घूरती रही। मैं घर को वक्त देना चाहती हूँ। कितना वक्त? 1 महीना, 2, 3 साल? आपको क्यों लगता है अगर मैं सिर्फ घर को वक्त दूंगी तो पीछे रह जाऊंगी? संजीदगी से उन्हें देखा। जिंदगी कोई डोर नहीं है जो हमें आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी पढ़ाई या घर को वक्त देने का इस रेट रेस से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। तो क्या फर्क पड़ता है मैं पढ़ाई जारी रखूं या छोड़ दूं? अब सोचूं ये 4 साल बाद। अमर चंद पल गाय नजरों से उसे देखते गए। वो भी फैसला कुन नजरों से उनकी आंखों में झांकती रही। घर को वक्त देने और घर का होकर रह जाने में फर्क समझो मीरा। मुझे अंदाजा है तुम घर को लेकर बहुत हसास हो। तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त उसे देना चाहती हो, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम अपनी जात के लिए भी कुछ करो। पढ़ाई नहीं करनी छोड़ दो, मगर फिर तुम्हारी शख्सियत घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबनी नहीं चाहिए। मी टाइम के लिए अपने पास प्लान रखो। घर कुर्बानियों से बनते हैं, मगर मुझे वो घर नहीं चाहिए जिसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने शौक, अपने ख्वाब कुर्बान करने पड़े। मेरी बात समझ में आ रही है? उसने चंद पल ठहर कर सर हिला दिया। मैं तुम्हें करियर के पीछे भागने का नहीं कह रहा। अपने लिए कोई हॉबी देख लो। रोज 2 घंटे भी किसी एक चीज के लिए निकाल लो जिससे तुम्हारी सोच के दरीचे खुले, तुम्हारी शख्सियत में निखार आए। बैठकर सोचो कि तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है, सबसे थककर किस सिमत भागती हो, क्या चीज सुकून देती है मीरा। अमर खामोश होकर उसके बोलने के मुंतजिर रहे। वो गहरी नजरों से सामने देखती चुप रही तो उन्होंने बात जारी रखी। हमारे यहाँ अक्सर ख्वातीन शादी के बाद खुद को घर के लिए वक्फ कर देती हैं। शादी के 10 साल बाद भी कोई खास फर्क नजर न आए, मगर उम्र के एक हिस्से में आकर उनमें और खुद पर काम करने वाली ख्वातीन में वाज़ेह फर्क महसूस होता है मीरा। उनकी सोच, उनका बोलना, उनका काम, हर चीज से उनकी जिंदगी का हर वो लम्हा झलकता है जब वो खुद को नजरअंदाज करके बस शोहर और बच्चों को तवज्जो दी डिप्रेशन में चली जाती हैं। सेहत खराब होती है। किस लिए? घर के लिए, जो इस सब के बाद घर रहता ही नहीं, क्योंकि उस एक औरत की तबीयत का चिड़चिड़ापन सारा घराना झेल रहा होता है। उसके मूड स्विंग्स, उसका गुस्सा बच्चों की जहनी सेहत पर असरअंदाज होता है। घर से सुकून गायब हो जाता है मीरा। हफ्ते में एक बार शोहर और बच्चों के साथ आउटिंग वो नहीं कर सकती जो दिन में अपने लिए निकाले गए 2 घंटे करते हैं। महफिल में बैठकर मर्दों को रोना कि ये तो बाहर निकल कर दिमाग दुरुस्त कराते हैं, हम किधर जाएं, से बेहतर है किताबें पढ़ लें, रिसर्च कर लें, वरना कोई और शौक देखें जो आपके जहन से कुछ वक्त के लिए घर की जिम्मेदारियों को हटा दे। खुद पर तवज्जो ना देकर अपने जहनी नशोनुमा पर फुल स्टॉप लगाकर औरत सिर्फ अपना नहीं, अपनी नस्ल का भी नुकसान करती है। जिन्हें ये सहूलत नहीं उनका मामला अलग, मगर जिन्हें मौका मौसर है वो काहिली का मुजाहिरा करके खुद पर जुल्म कर रही हैं। अपनी पुरानी सोच को औलाद पर अप्लाई करने से बेहतर है जमाने के साथ चलें, समझें कहाँ फर्क आ रहा है, उस खला को पुर करें। और ये सिर्फ तब मुमकिन है जब हम पढ़ाई, मुलाजमत और मशागिल को महज रोजगार और पैसे से मुंसलिक करने के बजाय इंसानी शख्सियत की नेशोनुमा की बुनियाद समझेंगे। शादी, बच्चे, घर जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, मगर इतने अहम नहीं कि इंसान अपनी अनफरादियत ख़त्म करके बस उसी का होकर रह जाए। मर्द कमाता जाए और औरत 24 घंटे घर संभालने में लगी रहे।
सरासर बेवकूफ़ी है ये। वो खामोश हो गए थे, हौले से अलमीरा के बाल सहलाए जो उन्हें सुनती किसी गहरी सोच में गुम हो चुकी थी। अमर उसके मुंतज़िर रहे बहुत देर। अगर मैं कहूँ कि मुझे मेरे मास्टर्स की रिसर्च और वो ऐप मुकम्मल करनी है जिस पर मैं काम कर रही थी, तो इसका कोई असर हमारे घर पर नहीं पड़ेगा? नहीं यार, क्या हम आइडियल घर के लिए शौक और ख्वाब ना मारने को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते? अमर अपनी जॉब के लिए रात गए घर आ सकता है, तो मीरा पर यह पाबंदी क्यों है कि उसे घर बैठकर सुबह से शाम उसकी राह तकनी है? घर में चीज़ों का बिखरना घर के फर्द के ख्वाब बिखरने से ज़्यादा नुकसानदेह तो नहीं? एक दो दिन भूख मार लेना शौक मारने से ज़्यादा हिम्मत नहीं मांगता। हमें घर को कैद खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है मीरा। मैंने पहले भी कहा था, ज़माने के बनाए गए किसी भी मयार पर पूरा उतरने के लिए तुम्हें किसी किस्म की एसार के मुजाहरे की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या मसले होते हैं? घर के काम नहीं होते। हम दोनों पहले भी अपने काम खुद करते रहे हैं, तो अब क्यों सारा बोझ तुम पर मुंतकिल करूँगा? और बच्चे तो हम हैं नहीं जो खाने का मसला होगा। इसलिए खुद को ऐसी हर फिक्र से आज़ाद रखो। अपने गोल्स सेट करो, अपने लिए जो करना है तय करो और आगे बढ़ती जाओ। कोई तुम्हारे पैरों की बेड़ी नहीं बन रहा। कोई जिम्मेदारी तुमसे तुम्हारे शौक मारने को नहीं कह रही मीरा हंसादे। उनकी बात मुकम्मल हुई तो अलमीरा ने यूं ही उनके सीने पर सर रखे हुए नजरें उठाकर उन्हें देखा। बड़ी देर नरमी से देखती रही। मैं जॉब नहीं करूंगी। तुम्हें फाइनेंशियली, इमोशनली, मॉरली सपोर्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। पढ़ाई टफ हो गई जो कि हो जाती है, और प्रोजेक्ट के डेडलाइन की वजह से कई ऑल नाइटर्स लगाने पड़ते हैं, तो मैं आपको वक्त नहीं दे पाऊंगी। मेरी जॉब की नौयत ये है कि कभी रात ऑफिस में कटती है और कभी सारा दिन। हालात बिगड़े तो कभी 3-4 दिन भी घर नहीं आ पाता। तुम्हें भी मैनेज करना होगा। वीकेंड पर लाजमी कोशिश करके घर आएंगे। वर्किंग डेज में 2 बार लाजमी लंच साथ करेंगे। महीने में 2-3 बार लेट नाइट आउटिंग पर जाएंगे। एक बुक डेट डील। उसने पुरतपाकी से अमर की तरफ हाथ बढ़ाया जो वो उसी गर्मजोशी से थाम गए थे। अलमीरा प्यार भरी नजरों से उन्हें देखती गई। 2 मिनट बाद ही अमर को एक और बात याद आ गई। और तुम्हें शाम वाली बात पर एतराज तो नहीं? वलीमे वाली बात पर नहीं। आपका क्या इरादा है, कब करना है? मैं सोच रहा था अगर यूं ही सब चलता रहा तो जिसके लिए छुट्टी ली है उसे वक्त नहीं दे पाऊंगा। 1.5 हफ्ता मुजाहिद खान की शादी में जाएगा। वलीमे का सोचेंगे तो गई छुट्टियां, फिर जाने कब मिले। धीमी आवाज में यूं बोल रहे थे जैसे सरगोशी करते हों। उंगलियां बहुत आहिस्ता से अलमीरा के बालों में हरकत करने लगी। आप फरार का सोच रहे हैं जोज मोहतरम? उसे समझने में देर न लगी। इसे फरार नहीं कहेंगे, फैमिली टाइम कह सकती हो। अमर जेरे लब मुस्कुराए। क्या प्लान कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम बताओ क्या प्लान करें? वो उसके दिल की धड़कन सुनती सोच में पड़ गई। अमर के दिल की धड़कन अब अलमीरा के आने से भी मामूल पर रहती थी। उनका दिल बौखलाता था, ना घबरा जाया करता था, बस उन्हीं की तरह ठहरे अंदाज में धड़कता जाता। घर तैयार नहीं हुआ, इसीलिए एबटाबाद जाने का फायदा नहीं। फैमिली पिकनिक पर चलें, आप, मैं, ईशल। ख्याल आते ही शहद रंग आंखें चमकी थी। कहा, नथिया गली नहीं जाऊंगा, बराबर में है, ये लोग पकड़ लेंगे। तंदरी से इनकार किया तो वो हंस पड़ी। हजारा से बाहर निकले, स्कार्डू या कश्मीर चलते हैं, चचा का वलीमा निपटा कर बस निकल जाते हैं। अमर चंद पल पुरसोस नजरों से उसे देखते गए, फिर जरा सा आगे होकर मेज से मैकबुक उठाया, लिड उठाकर जगह देखने लगे। यहाँ से फ्लाइट पकड़े स्कार्डू की, 2-3 दिन का स्टे, फिर बाय रोड क्यों नहीं? बाय रोड जाना है, बहुत टाइम लगेगा फिर। वो अब फासले माप रहे थे, वक्त देख रहे थे। ऐसा करते हैं, बाय रोड कश्मीर जाते हैं, स्कार्डू तक फ्लाइट पकड़ते हैं। मुझे सैफुल मुल्क भी देखनी है। उसने स्क्रीन पर नजर आते हुए झील पर हाथ रखा। काजान में है, तुम पूरे मुल्क का टूर करना चाह रही हो? नहीं कर सकते। पुरउम्मीद निगाहों से उन्हें देखा तो इनकार की गुंजाइश ही न रही। कर सकते हैं, फिर रास्ते तब्दील होंगे। ये देखो, यहाँ से हम। मध्यम आवाज में वो उसे रास्ते समझाते गए। उनके सीने पर सर रखे हुए अलमीरा कभी कभार सर उठाकर उन्हें देख लेती, जो लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए अपनी ही धुन में बोले जा रहे थे, ठहरे लहजे में मगर जोश से, इर्द गिर्द से बेगाना, खुश यूं जैसे कोई बरसों पुरानी ख्वाहिश पाया तकमील तक पहुंच गई हो। उसे अमर पर प्यार आया था, उनकी आंखों की चमक पर, लबों पर रेंगती हुई मुस्कान पर, गाल पर बनते हुए गड्ढे पर, और यूं ही कभी कभार उनके उसकी आंखों में झांक कर हंसने पर। उसे अंदाजा नहीं हुआ कितना वक्त बीत चुका था। अमर ने हिसाब रखा,
बंद होती हुई आंखों से उसने अपने हाथ में उलझे हुए अमर के जख्मी हाथ को देखा, फिर आहिस्ता से उस पर अपने लब रखते हुए आंखें मूंद गई। अगली सुबह हवेली में गुज़िश्ता रात से ज्यादा चहल पहल थी। फाटक नुमा दरवाजा सारा वक्त खुला रहा कि एक गाड़ी आ रही थी तो दूसरी उसी वक्त संगे रविश पर दौड़ती हुई हवेली से निकल जाती। तरह तरह की आवाजें, ये सामान वो सामान, यहाँ चाय वहाँ खाना। इस चहल पहल में किसी को सर उठाने की फुर्सत ना थी। अमर भी उसे नाश्ते के बाद नजर आए थे। ईशल अलबत्ता उसके आसपास ही रही। मुजाहिद खान के पुराने दोस्त अहबाब हवेली का रुख करने लगे तो शादी की तैयारियां छोड़कर अलमीरा किचन में ही मक्कीद होकर रह गई थी। मुलाजिमों की हाथ एक ट्रॉली भिजवाती तो दूसरे का पैगाम आ जाता। दोपहर में 2 घड़ी सांस लेने के लिए ईशल के कमरे में आई तो कोई उसके पीछे चला आया। दोनों हाथ उसके आंखों पर रख दिए। अलमीरा ठिठकी। अनजाना सा लम्स था, हाथ नरम व नाजुक से। किरण। जाने क्यों इस कदर बेतकल्लुफी के मुजाहिरे पर पहला ख्याल उसी का आया था। पलवशा। हाथ उसकी आंखों से हटा दिए। वो पलटी। खुशगवार हैरत से पलवशा को देखा। पलवशा अप्पी। दोनों खिलखिलाकर हंसते बगल गिर हुए। आप कब आई? बच्चे कहाँ हैं? वो छोटू माज। उसी वक्त कमरे के दरवाजे से माज ने सर निकाला। मामी। मामी की जान। भागकर उसे गोद में उठाकर दीवानावार उसके गाल चूम डाले। मैं इतना मिस करती थी आपको। ईशल कहाँ है? सवाल पलवशा की तरफ से आया था। वो नीचे है, आप बैठे ना, मैं चाय का कहकर आती हूँ। चाय नीचे सबके साथ पी लेंगे, तुम अपना अहवाल दो लड़की, जब से गई हो कोई राब्ता ही नहीं। वह बेड पर बैठ गई। अलमीरा जवाबन कुछ कहने लगी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मुलाजमा ने अंदर झांका। खानम, आपको सरदार साहब बुला रहे हैं। उसने ठंडे सांस भरे। आ गए होंगे उनके भी कोई मेहमान। आप यहीं बैठे, मैं बस उन्हें देख आऊं, फिर बात करते हैं। आप भी मेरा इंतजार करना। पलवाशा के बाद मास को मुखातिब किया, फिर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। मुलाजमा की तकलीद में चलती जीने उतरकर राहदारियों से गुजरकर हवेली के अंदरूनी हिस्से से निकल आई, जहां इस वक्त मुलाजिमों की चहल पहल होनी चाहिए थी। अब उसके आने से पहले मुलाजिम हटा दिए गए थे। उसने अमर को देखा। वो संगे रविश पर दौड़ते हुए गाड़ियों पर नजरें जमाए हुए उसके तरफ पुष्ट करके खड़े थे। एक हाथ कमर पर बांध रखा था, दूसरा ईशल ने थामा हुआ था। वो नपे-तुले कदम उठाती हुई उनके बराबर में खड़ी हुई। कौन आया है? उलझकर उन्हें देखा, फिर सिया ऊंची गाड़ियों को जो करीब आती गई थी। अमर खामोश रहे। गाड़ियां करीब आकर रुक चुकी थी। फाटक नुमा दरवाजे बंद हो रहे थे। एक गाड़ी के अगबी निशिष्ट का दरवाजा खोला। उसने हाशिर को गाड़ी से उतरते हुए देखा। चेहरे के तासुरात ही एकदम ही कुशीदा हुए। लब दांतों में दबा लिए। जब अदीना की सर्जरी के बाद वो एबटाबाद गई थी तो अमर ने हाशिर को उसकी मौजूदगी में घर में कदम नहीं रखने दिया था। वो हॉस्पिटल ही रहा था। फिर अब उसके इस्तकबाल के लिए उसे बाहर क्यों बुलाया था? कबल इसके कि वो कुछ पूछती, दूसरा गाड़ी का दरवाजा खुला। अब जो चेहरा नजर आया था उसे देखकर लम्हा भर को अलमीरा ठंडी पड़ गई। अमर ने गर्दन घुमाई तो शहद रंग आंखों में पानी पिघलने लगा था। जब्त के मारे चेहरा सुर्ख होने लगा था। वो तेजी से जीने उतर गई थी। सर पर टिका हुआ दुपट्टा कंधे पर झूल कर रह गया था। अहमद। रुंधी हुई आवाज, नम आंखों से उसे देखती अलमीरा और शर्मिंदा खड़ा हुआ उसका भाई। अमर लाला ने बुलाया है। हिना को भी बुलाया था मगर वो नहीं आई। मुझे भी मना कर रही थी मगर झूठ बोल कर आया हूँ। मैं बस तसल्ली करना चाह रहा था कि आप अपने घर में खुश हैं और किसी इरादे से नहीं आया। आई स्वेयर। रुक रुक कर अटक अटक कर कहता गया। अलमीरा लब दांतों में दबाकर खुद को रोने से रोकती हुई खुद से ऊंचे छोटे भाई को हाथ थाम गई थी। पागल, मैं भी उस दिन बस यही तसल्ली करने आई थी कि तुम दोनों खुश हो, ठीक हो बस। उसकी आवाज कपकपाई। सॉरी, आप जानती है ना हिना को, मेरी उसके सामने नहीं चलती। खैर, तुम आ गए बहुत है। सुनो, जल्दी जाने नहीं दूंगी। ईशल के साथ खड़े हुए अमर ने एक सर्द निगाह डरे डरे से हाशिर पर डाली, फिर अलमीरा पर जो अहमद का बाजू थामे उनकी तरफ ही आ रही थी। हाशिर के करीब पहुंची तो पल भर को रुकी। उसे देखने से गुरेज करता हाशिर फर्श को घूरता रहा। कैसे हो? उसके लिए दिल में तरहम बस उस ख्याल से आया था जैसे वो अपने भाई के लिए लगती थी। अमर का भी तो वो छोटा भाई ही था ना, चाहे कैसा भी। फिर उसका जवाब सुने बिना ममनू निगाहों से अमर को देखा। कत्थई आंखों का रुख अहमद की तरफ हुआ जो उन्हें सलाम कर रहा था। कैसे हो जवान? पुरतपाकी से उसके शाने पर हाथ रखा। ठीक, आप तो सचमुच में सरदार हैं। झेप कर कहा तो अलमीरा मुस्कुराई, जबकि अमर ने सर को खम देने पर इक्तफा किया। मीरा, ईशल को भी ले जाओ। वो अहमद के साथ ईशल को भी अंदर ले गई। अमर अब मुकम्मल तौर पर हाशिर की तरफ मतवज्जा हुआ जो दांतों से होठ काट रहा था।
عادل بتا رہا تھا تم نے میرے پیچھے شرافت کا مظاہرہ کیا ہے۔ سخت سرد سی آواز۔ حاشر نے سر ہلایا۔ مجھے یقین نہیں آیا، تبھی تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ انسان بن کر رہو گے تو انسانوں والی عزت ملے گی، ورنہ معاملہ میں اپنے ہاتھ میں لے چکا ہوں۔ جی بھائی۔ بہت سا تھوک نکلا۔ اندر بہت سی خواتین ہیں اور تمہاری شرافت کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا، اس لیے تم شیر دل کے ساتھ انیکسی میں رہو گے۔ ہاں، یہاں آنے جانے پر پابندی نہیں، مگر صرف میرے یا شیر دل کی موجودگی میں، تاکہ تمہاری زبان اور آنکھیں قابو میں رہیں۔ جی بہتر بھائی۔ امر کے اشارے پر ڈرائیور اس کا سامان نکالنے لگا تو وہ بھی جانے کو پلٹا۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ علاج کیسے چل رہا ہے؟ یونیورسٹی جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ اب کے عقب میں ابھرتی ہوئی آواز قدرے نرم تھی۔ زخم بھر گئے ہیں اور علاج بھی جلد مکمل ہو جائے گا۔ ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہوں، آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ پلٹ کر سر کو خم دیا، پھر ملازم کے ہمراہ انیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ امر وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ایک وہ تھا، دوسری طرف المیرا، جو بھائی کے نخرے اٹھاتی تھکتی نہ تھی۔ خود کھڑے ہو کر اس کا کمرہ سیٹ کروایا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، پھر رات دیر تک اس کے پاس بیٹھی، اس سے گھر والوں کے احوال لیتی رہی۔ احمد ڈھیر و شرمندگی میں گھرا، بس اسے دیکھتا گیا۔ اچھی تو تھی یہ لڑکی، ماں کا دل کیوں نہ جیت سکی۔ جی تو یہاں کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کا اینڈ، اور تمہاری ماں کا دل پتھر تھا اس لیے نہیں جیت سکی۔ بھائی پتھر کو کوئی کتنا بھی مار لے سر، پتھر کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ اور ایپیسوڈ ہر بار کی طرح بہت ہی اچھا تھا، لیکن جو سب سے اچھا سین تھا وہ تھی جب ادینہ کی ڈیٹ فکس ہوئی۔ مطلب امر سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی، کیونکہ وہ اب تک ہمیشہ اسے اکیلی بھی سمجھاتا تھا، اکیلی بھی سب کچھ بات کرتا تھا جو بھی ہوتی تھی، اور اب وہ سب کے سامنے بیٹھ کر پوچھ رہا ہے کہ شادی کرنی ہے یا نہیں۔ اوف اللہ، وہ ہاں ہی کہتی ہے ایسی جگہ پر تو۔ اور جو مجاہد خان کے ایکسپریشن تھے جب اگنور کیا تھا امر نے، تو مجھے بہت ترس آیا بیچارے پر، اتنے لوگوں میں۔ اور پھر اس پر شیر دل کی ہنسی تو بالکل ہی نمک چھڑک دیا بیچارے کے زخموں پر، اور پھر بیچاری کی چمچی نے بھی بالکل غور نہیں کیا۔ بہت غلط ہوا مجاہد خان کے ساتھ۔ چلیں، اور حاشر سدھر رہا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ سدھر بھی رہا ہے یا نہیں، کیونکہ اب تک سدھار لینا ہی تھا۔ پہلے امر اسے اس کے گھر میں اس کے پیرنٹس کے سامنے اتنا مارتا تھا، پھر اب تو کیا ہی کر لیتا حاشر، تو اب سدھر ہی جائے گا۔ باقی جو اس کی سروس ہوتی رہتی تھی تو مجھے اس پہ اتنا غصہ نہیں تھا، صرف ایک بار کا غصہ ہے جو اس نے امر المیرا کے پیچھے گنڈے بھیجے تھے، اور مجھے بہت ہی غصہ ہے اب تک۔ لیکن خیر جانے دو، اسے سدھارنا تھا، کوئی تو سدھرے اس میں۔ پر بہت ہی مزے کا چل رہا ہے اب تک تو، اور اب ہو رہی ہے شادی کی تیاریاں۔ تو آپ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے ایپیسوڈ؟ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔